हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं आपके चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एक भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ हमारे दोनों चैनल एमसीक्यू और एमपी इंग्लिश क्लासेस दोनों चैनल का सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का फुल प्रोज एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और बाकी चैप्टर की लिंक भी आपको मिल जाएगी और फर्स्ट चैप्टर और पोइम के भी एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट यूज्ड टू डुप्लीकेट द राउंड द वॉइज। यानी राउंड द वॉइज यानी दुनिया का चक्कर जो समुद्री यात्रा करते समय लगाना है लेखक को, तो उस बोट से जिस बोट से दुनिया का चक्कर लगना है उसका नाम क्या था। इस चैप्टर की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। ग्रेट वॉकर, लॉन्ग वॉकर, वेव वॉकर या सी वॉकर, कौन सा इस बोट का नाम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए वेव वॉकर, आप बिल्कुल याद रखें यही इसका आंसर है। वेव वॉकर उस बोट का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, विच वर्ड इज सिनोनिमस टू ह्यूज। यहाँ पर एक वर्ड लिया है हमने ह्यूज। इस ह्यूज वर्ड का आपको सिनोनिमस पर्यायवाची बताना है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है एकदम कोई चीज़ आने वाली होती है उसके लिए होता है। ग्रोइंग बढ़ना, टॉवर्ड माने ऊंचाई की ओर होता है। पर ह्यूज से मतलब है इनॉर्मस, यानी फोर्थ इसका आंसर है इनॉर्मस, यानी कोई चीज़ विशाल होती है, ह्यूज होती है, बड़ी, उसके लिए होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ओमिनस साइलेंस। इस लेसन की शुरुआत में आपको कुछ फ्रेज मिलेंगे जिसमें से ये भी है ओमिनस साइलेंस। ओमिनस यानी कि हम एक तरीके से अशुभ चीज़ों को बोलते हैं। ओमिनस माने तो ऐसी शांति जो अशुभ हो, अशुभ होने के कारण से कोई शांति छा जाए, तो उसका मीनिंग इस फ्रेज का आपको बताना है। तो पीसफुली का हम शांति पूर्वक जो शांति होती है एकदम से, वो साइलेंस फोर्स शैडोविंग सम मिसफॉर्चून, या किसी दुर्भाग्य के कारण से शांति छा जाए, वो यहाँ इसका अर्थ है। पिन ड्रॉप साइलेंस या साइलेंस ब्रिंगिंग गुड फॉर्चून, या अच्छे भाग्य के कारण। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सेकंड आंसर सही है। साइलेंस फोर्स शैडोविंग सम मिसफॉर्चून, किसी दुर्भाग्य से या अशुभ कोई काम हो जाए उसके कारण से जो शांति छा जाए उसको ओमिनस साइलेंस कहा जाता है। सेकेंड इसका आंसर है। अगला देखें, व्हाट इज मीन्ट बाई मे डे कॉल्स। यहाँ पर एक ये भी फ्रेज आपके चैप्टर में आपको मिलेगा शुरुआत में, मे डे कॉल्स। इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। पहला आंसर है डिस्ट्रेस कॉल्स मेड इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में यदि इस तरह की निराशा वाली कॉल्स आएँ तो यहाँ पर मई शब्द को यूज किया गया है। दूसरा, रेडियो टेलीफोनिक कॉल्स सिग्नलिंग एन एयरक्राफ्ट और शिप स्ट्रक इन अ डिजास्टरस सिचुएशन। कोई भी विनाशकारी नुकसान करने वाली सिचुएशन स्थिति में जब कोई जहाज या एयरक्राफ्ट फंस जाता है तो उस चेतावनी के लिए जो सिग्नल दिए जाते हैं, चेतावनी सिग्नल जो को रेडियो टेलीफोनिक होते हैं, उनको कहा जाता है डिस्ट्रेस कॉल। नुकसान या निराश वाले कॉल्स जो आते हैं उनको। फोर्थ है बोथ सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका फोर्थ हम करेंगे क्योंकि इसके आंसर सेकंड और थर्ड दोनों ही हैं। यहाँ पर मदद प्राप्त करने के लिए कोई सिचुएशन में जब फंस जाए, तो शिप जहाज फंस जाए या कोई भी फंस जाए, तो रेडियो टेलीफोनिक जब कॉल्स किए जाते हैं तो उसको हम मे डे कॉल्स कहते हैं। तो फोर्थ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु इज शू इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस चैप्टर में शू कौन है। 5-6 कैरेक्टर, 6-7 कैरेक्टर हैं इसमें आप दिखेंगे तो। नरेटर है, उसकी पत्नी है, उसका लड़का है, उसकी लड़की है और क्रूमैन भी हैं वहाँ पर। तो इन सब में स्यू कौन है। स्यू की बात की गई है तो लेखक की माँ है, लेखक की बेटी है, लेखक का बेटा है या लेखक की पत्नी है। तो कौन है स्यू, ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑथर्स डॉटर, यानी कि लेखक की बेटी का नाम है स्यू। सुजैन भी उसको बोला गया है, शॉर्ट में स्यू है। अगला क्वेश्चन, आयल एम्स्टर्डम इज। यहाँ पर जब स्टोरी खत्म होती है आखिर में तो एक जगह आती है आयल एम्स्टर्डम। वो क्या है, एक आइसलैंड है या फ्रेंच साइंटिफिक बेस है या पहला दूसरा दोनों चीज़ें हैं।
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। जो एम्स्टर्डम है वो एक द्वीप भी है और एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन रिफर्स टू, बड़े से महासागर में पिन प्रिक्स एक वर्ड आया है आपके चैप्टर में। तो पिन प्रिक्स का क्या अर्थ है यहाँ पर? दो छोटे देश या टू स्मॉल स्टेट्स या दो छोटे राज्य या वेरी स्मॉल होल्स या बहुत छोटे छोटे छेद या टू डच बेसिस। तो यहाँ पर एक तो पिन प्रिक्स का अर्थ दो छोटे द्वीप भी होते हैं, आइसलैंड भी होते हैं, पर इस लेसन में जो इसका पिन प्रिक्स का अर्थ लिया गया है वो वेरी स्मॉल होल से है, जो जहाज में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनसे कि पानी अंदर आता है, तो वो पिन प्रिक्स इसके लिए वर्ड यूज है। तो थर्ड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेव वॉकर? वेव वॉकर क्या है? हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि वेव वॉकर स्टीमर, शिप, बोट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, इनमें से क्या है? ये शिप है, एक बोट है जिस पर के पूरा ये सब लोग चल रहे हैं, उसका नाम है शिप का, बोट का, उसका वेव वॉकर। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक, इसमें दो क्रूमैन रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो ले जाते हैं नरेटर उनको अपने जहाज के साथ में वेव वॉकर पर, उनके नाम है लैरी एंड हर्ब। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, किस तरीके से? बुद्धिमान आदमियों की तरह, मैडमैन पागल की तरह, स्ट्रॉन्ग मैन की तरह या वीक मैन की तरह? तो ये उसमें आया है। आप यदि स्टोरी को बारीकी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैडमैन, पागलों की तरह वो पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेरी और हर्ब दो क्रूमैन है। अगला क्वेश्चन, ये सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है एक संख्या, एक आंकड़ा। लेखक कहते हैं, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने, ऑफ शोर माने समुद्र किनारा होता है, एंकर माने लंगर डाल देना, हमने अपने जहाज को समुद्र के किनारे रात में लगा दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड, सभी जो उस आइसलैंड के इनहेबिटेंट्स थे यानी जो निवासी थे वो खुश हो रहे थे उस जहाज को देख करके। तो उनकी संख्या कितनी थी इनहेबिटेंट्स की, ये आपको बताना है। 20 थी, 25 थी, 28 थी या 30 थी? तो बिल्कुल आपने सही कहा, 28 इसका आंसर है। 28 इनहेबिटेंट्स यात्री वहाँ इनहेबिटेंट्स निवासी थे उस द्वीप पर। अगला क्वेश्चन, कैप्टन जेम्स कुक वाज अ फेमस, इसमें नाम आया है लेसन के स्टार्टेड में कि जो डुप्लीकेट यात्रा शुरू की थी वो कैप्टन जेम्स कुक के कॉपी करने के लिए, उनकी समुद्र यात्रा की कॉपी करने के लिए की गई थी। तो ये कौन थे जेम्स कुक? कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, एक्सप्लोरर थे या साइंटिस्ट थे? तो राइट आंसर है हमारा एक्सप्लोरर। वो एक अन्वेषक थे, एक खोजकर्ता थे, एक्सप्लोरर थे। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल नई जगह पर समुद्री यात्रा इस तरह का करके कुछ नया खोजता है, तो वो एक एक्सप्लोरर थे, कैप्टन जेम्स कुक। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द नरेटर सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, नरेटर ने, लेखक ने इंग्लैंड से अपनी यात्रा कब शुरू की? सेट सेल, सेल यानी समुद्र यात्रा, सेट सेल यानी इसका मतलब है प्रारंभ करना। तो ये आपको बताना है सन जुलाई 1980 में, जुलाई 1976 में, जुलाई 1875 में या जुलाई 2000 में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सेकंड, जुलाई 1976। जुलाई 1976 में उन्होंने इंग्लैंड से यात्रा शुरू की थी, प्लाईमाउथ जगह से शुरुआत की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर्स वाइफ, नरेटर की पत्नी का नाम क्या है? सुजैन, मैरी, बैरी, डॉली? कंफ्यूज करने के लिए आपको बैरी डॉली भी ले सकते हैं, परंतु याद रखें ये ए फोटोग्राफ पोइम में इनका नाम आया है। सुजैन उसकी लड़की है। तो राइट आंसर है हमारा मैरी, यानी लेखक की जो पत्नी है वो मैरी है उसका नाम। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ नरेटर सन एंड डॉटर, लेखक के बेटा बेटी के नाम क्या हैं? सन का और डॉटर के नाम क्या है? लैरी एंड हर्ब, जॉनी एंड मैरी, जोनाथन एंड सुजैन, कुक एंड मैरी? तो यहाँ पर राइट आंसर है जोनाथन एंड सुजैन। जोनाथन उसका बेटा है, सुजैन उसकी बेटी है। जोनाथन की उम्र 6 साल है, सुजैन की उम्र 7 साल है। आगे क्वेश्चन मिल सकता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स हैड द नरेटर्स फैमिली स्पेंड देयर लेजर टाइम इन शार्पनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स? यहाँ पर इस शब्द को आप देखेंगे सी फेयरिंग स्किल, यानी समुद्र यात्रा से रिलेटेड कौशल प्राप्त करना। कभी भी कैसी भी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ जाए समुद्र में यात्रा करते समय, तो वो सारी कुशलताएं, स्किल्स को प्राप्त करने, उनको तीक्ष्ण शार्प करने के लिए अपने अवकाश का समय नरेटर की फैमिली ने
कितने सालों तक व्यतीत किया था? ये प्रश्न है, कितने सालों से वो अपनी समुद्र यात्रा की तैयारी में लगे थे और अपनी कुशलता को, समुद्र यात्रा की स्किल को शार्प कर रहे थे? तो पिछले 20 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 25 साल से, या पिछले 16 साल से? तो आपको इसका आंसर देना है। राइट आंसर है लास्ट 16 ईयर्स, यानी फोर्थ इसका आंसर है, 16 साल से वो इस काम में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर सेट सेल इन जुलाई 1976 विद हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजेन? हमारी कोशिश रहती है, हम क्वेश्चन इस तरीके से बताते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्टोरी के कैरेक्टर, स्टोरी की सन, डेट, स्टोरी की सिचुएशंस, प्लेसेस जो भी आए हैं वो सारे इस क्वेश्चन में कवर हो जाएं और एक तरीके से आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो इसलिए हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देखें। तो नरेटर ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की 1976 में अपनी पत्नी मैरी के साथ। उनका सन जोनाथन बेटा था, पुत्री सुजैन थी। तो वो कहाँ से शुरू की, आपको ये बताना है। वेयर? केप टाउन से, एम्स्टर्डम से, प्लाईमाउथ से, सिडनी से? राइट आंसर है प्लाईमाउथ, जो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ जोनाथन? जोनाथन जो बेटा है लेखक का, उसकी उम्र क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल? राइट आंसर है 6 ईयर उसकी उम्र है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन? जो उनकी बेटी है लेखिका की सुजैन, शिव जिसको शॉर्ट में शिव बोला गया है, उसकी उम्र क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका 7 साल उसकी उम्र है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द बोट 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन? जब बोट जो है केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर जब जाती है, तो वो कब, ये कब की बात है? केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर में बोट कब थी? 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को, 25 जुलाई को या 25 मई को? तो राइट आंसर है 25 दिसंबर। इस डेट को याद रखें, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रूमैन सेलिब्रेटेड ऑन द बोट? बोट पर जो क्रूमैन थे, कर्मचारी थे, उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? दिवाली, बर्थडे, क्रिसमस या ईस्टर? कौन सा त्यौहार उन्होंने सेलिब्रेट किया था? क्या चीज़ उन्होंने सेलिब्रेट की थी? तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिसमस का त्यौहार उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो थर्ड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द क्रू टेक फॉर ह्यूज वेव्स रोलिंग? बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें रोल कर रही थी, लुढ़क रही थी, तो इनसे सावधानी के लिए क्या प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए गए थे, क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे कि कहीं जहाज डूब न जाए, गिर न जाए तूफान में, बड़ी बड़ी लहरों में? तो पहला आंसर है द स्टॉर्म जिब वाज ड्रॉप्ड। यहाँ पर इन शब्दों को आप देखें, जिब जो होता है वो छोटा पाल होता है। 2 तरह के पाल लगे रहते हैं शिप में। छोटा पाल जो होता है उसको जिब, कपड़े का जो पाल होता है सफ़ेद सा, तो तूफान का जो जिब होता है उसको गिरा दिया गया। सेकंड, ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप लेस्ड अक्रॉस द स्टर्न। यहाँ पर इन वोकेबलरी को आप समझे। मूरिंग रोप क्या होती है? किसी भी नाव को, किश्ती को लंगर से बांधने की जो रस्सी होती है उसको मूरिंग रोप कहते हैं। तो बड़ी भारी रस्सी होती है, क्योंकि लंगर से बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत पड़ती है नाव को, तो मूरिंग रोप बोलते हैं उसको। और लूप माने होता है छल्ला या फंदा, छल्ला जिससे कि रस्सी को बांधा जाता है। यहाँ पर लेस्ड का अर्थ होता है बांधना, बांध दिया। और स्टर्न का मतलब होता है जो जहाज के पीछे का हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा जहाज का, उसको स्टर्न बोला जाता है। तो बड़ी सी जो रस्सी है, मूरिंग रोप जिसको कहते हैं, लंगर से बांधने की रस्सी, उसको फंदे में पिछले हिस्से से, स्टर्न से बांध दिया गया था। पहला था ऑप्शन, जिब को गिरा दिया गया था। तीसरा है लाइफ राफ्ट ड्रिल अंडरटेकन। लाइफ राफ्ट यानी क्या होता है? जीवन नौका। जब जो हेल्प इमरजेंसी सिचुएशन में जो छोटी मोटी बोट होती हैं वो काम देती हैं, उनको लाइफ राफ्ट बोला जाता है। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। यानी ये तीनों जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो इस्तेमाल किए गए थे जो भारी लहरें आ रही थी उनसे बचने के लिए। और भी तरीके थे, पर फिलहाल इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु सेड? किसने कहा? वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब एक साथ रहें तो हमको डरना नहीं है,
हमको मौत से डर नहीं लगता। ये किसने कहा था? मैरी ने, जोनाथन ने, सुजैन ने, लैरी और हर्ब ने। तो यहाँ राइट आंसर है जोनाथन, जो बेटा था लेखक का, उसने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड, किसने घोषणा की द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी और बेस्ट कैप्टन, ये किसने कहा था? बच्चे ने या बच्ची ने? तो लेखक का जो बेटा था जोनाथन, उसने ये बात कही थी। याद रखना है आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवलिंग टू अननोन प्लेसेस विद अ व्यू टू लर्निंग अबाउट देयर डिटेल्स, कोई व्यक्ति जब किसी अनजान जगह पर जाता है, वहाँ पर उसकी डिटेल्स लेकर के कुछ सीखने के लिए, तो वो कुछ खोज करता है, वो कुछ अन्वेषण करता है, तो उसको हम एक्सप्लोरर कहते हैं। आपको याद रखना है, इसको आर्टिस्ट, राइटर, साइंटिस्ट नहीं कहते। जो अनजान जगह पर जाता है, अननोन प्लेसेस पर जाता है, कुछ लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, ट्रैवल करते समय, तो वो एक्सप्लोरर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉयज, वॉयज का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर वॉयज का अर्थ होता है समुद्र यात्रा। तो डेजर्ट जर्नी, रेगिस्तान की यात्रा नहीं, सी जर्नी, आपको याद रखना है। समुद्र की यात्रा को हम वॉयज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द केप टाउन, केप टाउन जगह का नाम इसमें आया है। अब आपको ये बताना है कि केप टाउन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, या साउथ अफ्रीका में, या इंडिया में? बिल्कुल आपने सही कहा, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है। एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैदान भी है यहाँ पर केप टाउन में, जहाँ पर कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो केप टाउन का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ए टॉल पोल इन अ बोट शिप दैट सपोर्ट्स द सीज, एक बड़ा सा लंबा सा खंबा, बड़ा सा लंबा खंबा जो किसी शिप या बोट पर, नाव पर लगा रहता है, ताकि समुद्र यात्रा में वो उसको सपोर्ट कर सके, हिले डुले नहीं नाव, उसके सपोर्ट के लिए लंबा सा पोल लगा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। मास्ट, जिब, लूप या स्टर्न? तो जिब के बारे में हम बता चुके हैं आपको, एक छोटा सा जो पाल होता है कपड़े का, वो होता है। लूप जो होती है वो छल्ला होता है, फंदा। स्टर्न पिछला हिस्सा होता है जहाज का। तो बचा मास्ट। तो मास्ट इसका आंसर है, जिसको मस्तूल भी बोला जाता है जहाज की भाषा में, समुद्री यात्री भाषा में मस्तूल बोलते हैं, मास्ट। तो एक लंबा पोल जो लगा होता है उसको मास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रोप विद विच अ बोट इज फास्टेड विद अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, एक ऐसी रस्सी, रोप, जिससे कि नाव को फास्टेड माने जकड़ के रखा जाता है एक किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से। जैसे कि किसी जानवर को, गाय वगैरह को हम खूंटी से बांध देते हैं, इसी प्रकार से तो एक ऐसी रस्सी जिसको कि नाव और किसी मजबूत चीज़ से बांधा जाता है, उस रस्सी को क्या कहते हैं? तो उस रस्सी के लिए हमने आपको बताया था अभी, मूरिंग रोप कहते हैं। लंगर बांधने की जो बड़ी सी मजबूत रस्सी होती है उसको मूरिंग रोप कहा जाता है। बाकी चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द बैक एंड ऑफ द शिप, जहाज का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? मास्ट ये नहीं होता, ये तो अभी आपको बताया, पूरा एक लंबा खंबा होता है नाव पर। जिब जो है वो होता नहीं, छोटा पाल होता है। लूप जो होती है वो रस्सी, लूप माने फंदा, छल्ला होता है। और स्टर्न जो है वही इसका आंसर है, यानी कि जहाज का पिछला हिस्सा जो होता है उसको स्टर्न बोला जाता है। ऐसी टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लेसन जो है वो इस तरह की ही टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, रोप्स फॉर सेविंग द ड्राउनिंग पर्सन, एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है? रोअरिंग रोप, मूरिंग रोप, लाइफ राफ्ट या लाइफ लाइन? तो याद रखें आपको, इसका आंसर है लाइफ लाइन, यानी बचाव रक्षा रस्सी। जो कोई डूब जाए, गिर जाए कोई व्यक्ति, उसको बचाने की जो रस्सी फेंकी जाती है उसको लाइफ लाइन्स कहते हैं, यानी बचाव रक्षा रस्सी। अगला क्वेश्चन, ए हैवी मेटल ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड ओवर द साइड ऑफ अ शिप टू कीप इट ऑन वन प्लेस, एक बड़ी भारी सी धातु की चीज को जहाज के किनारे पटक दिया जाता है ताकि जहाज एक जगह खड़ा रहे। उस चीज को क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम कहते हैं एंकर। यानी आपने देखा भी होगा, बड़ा सा लोहे का लंगर जिसको पटक दिया जाता है पानी में, कांटे जैसे उसके लगे रहते हैं, तो वो एंकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड स्टील along द बॉटम ऑफ अ शिप विच हेल्प्स इट टू कीप अप स्ट्रेट, एक लंबा सा लकड़ी या स्टील का
अपन कह सकते हैं एक चद्दर या टुकड़ा, एक पीस, जो कि जहाज को, उसको नाव को, शिप को बॉटम में, तल में लगाया जाता है ताकि ये इस नाव को अप स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा रख सके। तो वो नाव के तल में जो लगाई जाती है चद्दर, वो चाहे लकड़ी की हो सकती है या स्टील की हो सकती है, ताकि वो सीधा खड़ा रहे। तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आपको कील, इसका आंसर है। हम आपको बता देते हैं, जहाज का जो चौड़ा तल होता है बेस में, बॉटम में, वो कील होता है, वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस। अब जहाज कहाँ जा रहा है, इधर उधर समुद्र में घूम नहीं जाए, तो सस्टक, कोण, दूरी मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? बंक, एंकर, सेक्सटेंट या ब्लीक। तो आप याद रखें, यहाँ पर बंक माने तो सोने की जो सीट होती है उसको कहते हैं। एंकर आपको अभी बताया लंगर होता है, तो ये आंसर नहीं है। सेक्सटेंट उस यंत्र को कहते हैं जिससे कोण और दूरी मापी जाती है, तो थर्ड वाला इसका आंसर है। और ब्लीक माने तो होता है उजाड़, कुछ उजड़ा हुआ चीज होती है जगह, तो सेक्सटेंट थर्ड वाला इसका आंसर है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉइस। लेखक ने पूरी दुनिया में समुद्र यात्रा करने का क्यों निर्णय लिया? पहला आंसर है टू डुप्लीकेट द वॉइस मेड 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्र यात्रा की थी, उसकी कॉपी करने के लिए जब ओरिजिनल की कॉपी नकल की जाती है तो उसको डुप्लीकेट बोला जाता है। तो जैसी उसने यात्रा की जेम्स कुक ने, वैसे ही एक और यात्रा करने की ठानी थी लेखक ने, तो इसलिए उसने ऐसा किया। दुनिया को देखने के लिए या कहीं दूसरे देश में सेटल होने के लिए या अपने परिवार को जहाज पर यात्रा कराने के लिए दुनिया का, ये सब कोई इरादा नहीं था। उन सब का उद्देश्य यही था। फर्स्ट वाला आंसर है कि वो जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी 200 साल पहले, उसकी वो डुप्लीकेट करना चाहते थे, उसकी कॉपी करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द नरेटर। इस लेखक जो इसमें बताया गया है उसका धंधा क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है? वो डॉक्टर है, नाविक है, सेलर है, बिजनेसमैन है या लॉयर है? तो राइट आंसर है बिजनेसमैन। इसका जो नरेटर है वो हमारा एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर द नरेटर्स फैमिली। अब पूरी कहानी आपने पढ़ी तो लेखक का जो परिवार है उसको पूरी जर्नी, यात्रा का कौन सा हिस्सा प्लीजेंट लगता है, आनंददायक लगता है? 3 तरह के पार्ट हैं इस स्टोरी में, समुद्री यात्रा में। तो कौन सा पार्ट जो है वो इंजॉयबल रहता है, प्लीजेंट, खुशी देता है नरेटर के परिवार को? फर्स्ट आंसर है द फर्स्ट लेग ऑफ 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी। पहला लेग माने होता है पार्ट, पहला हिस्सा, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का जो पहला हिस्सा है वो। या लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, जर्नी का लास्ट पार्ट उनको खुशी देता है। या फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों की यात्रा पहले, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला वाला, जो शुरुआत में पहला पड़ाव है 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का, वो उनको प्लीजेंट, उनको खुशी देता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन। लेखक ने 2 क्रूमैन, यानी कि जो जहाज पर काम करते हैं, कर्मचारी जिनको रखा जाता है काम के लिए, क्रूमैन, तो उसने हायर किए थे, किराए पर रखे थे। क्यों उसने ऐसा क्यों किया था? तो पहला है टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉयज, समुद्र यात्रा से एक आराम करने के लिए लंबी यात्रा में। या टू हेल्प टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन, जो सबसे खराब समुद्र है दुनिया का, जिसका नाम है साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर, उस जो खराब समुद्र में से एक इसको बोला जाता है, उस पर मदद करने के लिए उसने इन क्रूमैन को लिया था। या फिर बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, या वो जहाज पर समुद्र यात्रा नहीं कर सकता था ज़्यादा। या फिर ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, या वो अपने परिवार के साथ कुछ टाइम व्यतीत करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड वाला है, यानी कि जो खराब समुद्र है साउथर्न इंडियन ओशन, उसमें दुनिया का सबसे खराब समुद्र है, तो वहाँ पर हेल्प की ज़रूरत निश्चित पड़ने वाली थी, इसलिए उसने जो स्पेशलिस्ट होते हैं नाविक, 2 क्रूमैन, उनको हायर किया था लेखक ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रूमैन डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। तूफान में बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए जो कर्मचारी थे क्रूमैन, उन्होंने क्या किया? बोट की, नाव की जो स्लो करने के लिए तूफान में उसकी या गति को क्या किया उन्होंने? स्टॉप्ड सेलिंग, समुद्र यात्रा बंद कर दी। या ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप,
उन्होंने स्टॉर्म जिब, तूफान का जो जिब होता है, मोटा कपड़ा सफ़ेद वाला जिब जो होती है, उसको गिरा दिया और एक बड़ी सी लंगर वाली रस्सी को बांध दिया। या जस्ट स्टॉप द स्टॉर्म जिब, केवल तूफान वाली जिब को रोक दिया। या डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया और तूफान के शांत रहने का इंतजार किया, वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। तो राइट आंसर है आपका सेकंड वाला, यानी कि ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस द हैवी मूरिंग रोप, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? नुकसान का पहला इंडिकेशन, सूचना, निर्देश क्या था, संकेत क्या था? पहला जब डिजास्टर हुआ बोट के साथ में, वो क्या था? पहला आंसर है अराउंड 6 PM, 6 बजे के करीब, व्हेन विंड्स ड्रॉप, जब हवा कम हो गई, एंड द स्काई ग्रू डार्कर, और आकाश और भी गहरा होता गया, अंधकार छाता गया, ये इसका आंसर है। या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्टेड क्रैकिंग, या अगली सुबह जब जहाज क्रैक होना शुरू हो गया। या फिर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या जब बरसात शुरू हो गई। या फिर व्हेन विंड्स वर स्ट्रॉन्ग, यदि हवा तेज हो गई। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर इसका पहला वाला ही देना है। फर्स्ट इंडिकेशन था डिजास्टर के नुकसान का करीब 6 बजे, जब हवा कम हुई और आकाश बिल्कुल घना होता गया, बादल छाने लगे। फर्स्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर? तो नुकसान के पहले इंडिकेशन, पहले संकेत के बाद क्या हुआ? यानी फर्स्ट इंडिकेशन तो हो गया, मगर उसके बाद क्या हुआ? तो फर्स्ट है ए वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर उठी जो कि वर्टिकल थी, यानी सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर थी। वर्टिकल माने सीधा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, और लगभग पहले की जो अन्य लहरें आई थी उनसे दोगुनी ऊंचाई की थी, ट्वाइस द हाइट। यानी पहले जब बादल घिर गए उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट इंडिकेशन के बाद क्या हुआ? सेकंड है इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जहाज टूट गया। द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, जहाज ऊपर नीचे होने लगा। इट डिडंट अफेक्ट द शिप, या जहाज को इस लहरों ने प्रभावित नहीं किया। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही है कि जो लहर बिल्कुल सीधी उठी वो अब तक की आई हुई सभी लहरों से दुगनी ऊंची थी। ये एक दूसरा खतरा शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द नैरेटर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास? कैनवास यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है उसको कहते हैं, और स्ट्रेच माने फैलाना। तो नैरेटर ने कैनवास को फैलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज किया, उसको फैलाने के लिए कैसे मैनेज किया? बाय रिपेयरिंग द होल्स, उसके जो छेद हो गए थे उनको रिपेयर किया। बाय आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प, या क्रूमैन से हेल्प मांगी। इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, या अपने आप सब हो गया। या प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म हैज पास्ट, तूफान के जाने के बाद समस्या काबू में कर ली गई। तो इसका राइट आंसर है पहला वाला, जो छेद थे कैनवास में उनको रिपेयर किया, उस तरीके से उसने, लेखक ने मैनेज किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील? क्या हुआ जब लेखक का सिर स्मैश्ड हो गया, यानी चकनाचूर हो गया, व्हील जो लगा था पहिए पर गिरा, उसका सिर जाकर के बिल्कुल चोट हो गई उसके सिर में, चकनाचूर हो गया उसका सिर। तो क्या हुआ था? ही वॉज हर्ट बट स्टडी, उसको चोट लगी थी परंतु वो ठीक था, स्टडी था। ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो बिल्कुल ओवरबोर्ड माने जहाज के ऊपर गिरा और लहरों में डूबने लगा। ही वॉज नॉट हर्ट, उसको चोट नहीं लगी। ही गेन कंट्रोल इमीडिएटली, या उसने तुरंत कंट्रोल पा लिया। तो राइट आंसर है इसका सेकंड वाला है, ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो बिल्कुल गिरा, लहरा करके गिरा और जहाज के ऊपर और लहरों में डूबने लगा। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड नैरेटर एंड हिज फैमिली डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप? खुद को और जहाज को बचाने के लिए फैमिली और लेखक ने, उसकी फैमिली, लेखक की फैमिली और उसके लेखक ने कहाँ पहुंचने का निर्णय किया ताकि वो खुद भी बच सके और जहाज भी बच सके? तो ऑस्ट्रेलिया, आइल एम्स्टर्डम, प्लाईमाउथ या इंडिया? तो राइट आंसर है इसका आइल एम्स्टर्डम। इस द्वीप पर, आइसलैंड पर पहुंचने का निर्णय उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं? ये किसने कहा? क्रूमैन ने कहा, मैरी ने कहा, या लेखक की बेटी ने कहा, जोनाथन ने कहा? राइट आंसर है नैरेटर्स डॉटर, जो लड़की थी स्यू, उसने ये बात कही कि हम डूब रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड
to the author's body when he managed to reach the deck. जब लेखक ने डेक पर यानी जहाज की छत पर जाने कैसे भी करके वो मैनेज करके पहुंचा तो लेखक की बॉडी के साथ क्या हो गया था? हिज हेड स्मैश्ड अगेन, उसका सिर द्वारा कुचल गया, या हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी लेफ्ट वाली जो पसली थी रिब्स वो क्रैक हो गई, माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मुंह खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ, उसके दांत टूट गए थे, या ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली या लेफ्ट हैंड तोड़ लिया। तो राइट आंसर इसका सेकंड वाला है, बिल्कुल आपने सही कहा। उसकी लेफ्ट वाली जो रिब्स थी पसली वो टूट गई, मुंह खून से भर गया, दांत टूट गए जब वो जहाज की डेक पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। यहाँ पर कुछ शब्दों को आप समझें। डेब्रिस यानी होता है जो कूड़ा कचरा, पानी के आने से कूड़ा कचरा फैलने लगा तो कैबिन के चारों ओर डेब्रिस कूड़ा कचरा जो है मलबा वो बहने लगा, जिससे कि हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया था। हैंड पंप जो पानी को बाहर निकल रहा था वो ब्लॉक हो गया कचरे से। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या किया लेखक ने, क्या हुआ, क्या हैपेंड हुआ, व्हाट हैपेंड? तो लेखक द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप by taking out water with the help of bucket, by repairing hand pump, या the author found another hand pump। यहाँ पर राइट आंसर है पहला वाला। लेखक ने जब हैंड पंप खराब हो गया तो इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से जोड़ दिया, बिजली के पंप को पानी निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर? अब आपको बताना है इस लेसन का लेखक कौन है। A.R. विलियम्स, वॉल्ट विटमैन, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, और एलिजाबेथ जेनिंग्स। यहाँ पर आपको बताना है तो राइट आंसर है थर्ड वाला, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट इसका आंसर है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इस लेखक का नाम आएगा आपको परीक्षा में ये। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग? जब वो लोग शुरू करने वाले थे यात्रा, उससे पहले जहाज की टेस्टिंग की, उसको उसमें फिटिंग की, कुछ नया साजो सामान लगाया उसमें लेखक ने, तो इसमें कितना टाइम लगा? हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा जहाज की टेस्टिंग में और फिटिंग में? मंथ्स, महीनों लग गए, कुछ दिन लगे, 3 साल लगे, या कुछ हफ्ते लगे? तो राइट आंसर है मंथ्स, यानी महीनों लग गए इस काम को करने में, जहाज की टेस्टिंग करने में और फिटिंग करने में। अगला, कैरिकेचर्स मीन्स, यहाँ पर एक शब्द आता है आपके चैप्टर में कैरिकेचर्स, तो उसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक पोर्ट्रेट्स, काली पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स माने पिक्चर्स, पिक्चर्स जो होती हैं ब्लैक पोर्ट्रेट्स या पिक्चर्स, या फनी पोर्ट्रेट्स, या सेटारिकल पोर्ट्रेट्स, या नेचर पोर्ट्रेट्स। तो कैरिकेचर का मतलब होता है, थर्ड इसका आंसर है सेटारिकल पोर्ट्रेट्स, यानी व्यंग्यात्मक चित्र जो होते हैं उसको कैरिकेचर्स बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टाइम स्पेंट इन डूइंग व्हाट यू एंजॉय। ऐसा समय जिसमें व्यतीत करने में, स्पेंड करने में आपको आनंद आए, उसको क्या कहते हैं? वीकेंड कहते हैं, लेजर कहते हैं, एनकाउंटर कहते हैं, समर कहते हैं। तो राइट आंसर है लेजर। ये भी आप याद रखें, जो आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया जाए तो उसको लेजर कहते हैं। तो आपको इस वीडियो को सुनने में बड़ा आनंद आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। चैनल जो है हमारे 2 हैं भाई, MP इंग्लिश क्लासेज और MCQ, दोनों को आपको यदि अंग्रेजी तैयारी करनी है तो दोनों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद।